हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसको हम लोग 3 स्टेजेस में देखेंगे। पहला होगा मर्सेंटाइल फेज, फिर इंडस्ट्रियल फेज, फिर फाइनेंशियल फेज। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं मर्सेंटाइल फेज, और उसको पीरियड ऑफ मोनोपोली ट्रेड भी कहते हैं। पीरियड ऑफ मोनोपोली ट्रेड, ठीक है। इसमें इस पीरियड में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो उस वक्त बस मर्चेंट के रूप में इंडिया आते हैं और अपने बिजनेस को ही बड़ा करना चाहते हैं। तो उस वक्त इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू एक्वायर अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया अगेंस्ट अदर यूरोपियन मर्चेंट्स एंड इंडियन मर्चेंट्स। ये चाहते थे कि जो इनका मार्केट है, इंडिया वाला जो मार्केट है, ये कोई और यूरोपियन कंपनीज़ के हाथ में ना जाए, ये बस इनके हाथ में रहे। और साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि जो हमारा इंडिया का मार्केट है, जो इसमें इंडियन मर्चेंट्स हैं, वो भी इस मार्केट से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए और पूरे मार्केट का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाए। ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? टू टेक ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू टेक ओवर गवर्नमेंटल रेवेन्यू थ्रू द कंट्रोल ओवर द स्टेट पावर। अभी क्या चाहते थे कि जो हमारा इंडिया का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था ना, गवर्नमेंटल जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन होते थे, वो चाहते थे कि ये सारे रेवेन्यू इनके पास आवे। और किस तरह से ये आए? तो ये चाहते थे कि जो स्टेट पावर है वो भी इनके कंट्रोल में हो। तो हम देख रहे थे जब ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद होता है, उसके बाद ये इनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी मिलती है। वहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को ये फुलफिल करने के लिए 2 चेंजेस लेके आए थे। वो कौन कौन से चेंज थे? पहला था इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस लेके आए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश यहाँ आते हैं, तो जो हमारे मराठा किंगडम थे या हैदर अली, टीपू सुल्तान जो नीचे की तरफ थे, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये अपने आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंजेस लेके आते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपर जो पोस्ट होते थे उनको ये इंग्लिश को देते थे, और जो लोअर पोस्ट होते थे, सिपाही वाला जो पोस्ट होता था, वो उसमें इंडियन को रखते थे। जो दूसरा चेंजेस लेके आए थे ये, तो वो था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें भी ये क्या करते थे, जो अपर पोस्ट होते थे उसमें ये अपने लोगों को रखते थे, और जो लोअर पोस्ट होते थे उसमें ये इंडियंस को रखते थे, ताकि इनको रेवेन्यू कलेक्शन में आसानी हो जाए, कोई क्वेश्चन करने वाला ना हो इनके ऊपर। तो ये 2 चेंजेस ये लेके आए थे। अब जैसा भी अभी हम बात किए हैं कि इलाहाबाद की जब ट्रेटी होती है तो इनको दीवानी मिल जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। वहाँ से भर भर के पैसे आते हैं इनके पास, और वही पैसे ये इंग्लैंड भेजते थे यहाँ से। उसी वक्त जो भी इनके पास पैसे आते थे, रेवेन्यू जो भी आता था, उसी से लोगों को पेंशन भी देते थे, ये अपने ऑफिसर्स को पेमेंट भी देते थे, और जो मिलिट्री पे जो खर्च होते थे वो खर्च भी ये यहाँ के पैसे से कर रहे थे, इंडिया के पैसे से कर रहे थे। उस वक्त ये जमींदारों से भी पैसे ले रहे थे, किसानों से टैक्स ले रहे थे, हैवी टैक्स ले रहे थे, सिर्फ टैक्स नहीं हैवी टैक्स ले रहे थे, और सारे पैसे इंग्लैंड जा रहे थे। तो जब सारा पैसा यहाँ से बाहर जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा, तो इसको एक थ्योरी दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ की, ठीक है। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? तो दादा भाई नारोजी, इन्होंने दी थी। और इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पिछली बार पीईटी का ये क्वेश्चन था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? तो वो दादा भाई नारोजी को कहा गया था। उसके बाद है रेवेन्यू ऑफ बंगाल वेयर यूज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। ये अभी हम लोग देखे ऊपर कि किस तरह से हमारे यहाँ से सारे पैसे फाइनेंस किए जाते थे इंग्लैंड, सारे पैसे इंग्लैंड जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था यहाँ से, जो पैसे जा रहे थे यहाँ से, वो ब्रिटेन के नेशनल इनकम के 2 और 3% था। 2-3% नेशनल इनकम था ब्रिटेन का। पूरे ब्रिटेन इनकम का, नेशनल इनकम का ये 2 से 3% था, जितने पैसे यहाँ से जा रहे थे। उसके बाद हमारा सेकंड फेज़ आता है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और द इंडस्ट्रियल फेज़। इस वक्त क्या होता है, इंग्लैंड में नए नए इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। 1813 से ये फेज़ शुरू होता है, नए नए इंडस्ट्रीज़ यूरोप में बनना शुरू हो जाते हैं, इंग्लैंड में बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो हमारे यहाँ व्यापारी थे, मतलब जो इंग्लैंड थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो एज ए व्यापारी थे यहाँ पे, अब वो क्या कहते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड भेजना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड जाता था, वहाँ की फैक्ट्री में बनता था, और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट निकलता था। उस प्रोडक्ट को फिर ये इंडिया भेजते थे, और इंडिया को एक मार्केट बना के छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस पीरियड में क्या क्या हुआ था? इंडिया वॉज एक्सप्लॉयटेड एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। जब फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलते थे वो इंडिया के मार्केट में आते थे। और ये कैसे आते थे? क्योंकि इनको कोई टैरिफ नहीं देना होता था, इनको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होता था। तो जो मशीन प्रोडक्ट इंडिया में आते थे वो इंडियन प्रोडक्ट के कंपेयर में वो बहुत सस्ते होते थे।
तो जो हमारे इंडियंस थे उनको मशीन प्रोडक्ट मिल रहा था, सस्ते दाम पे मिल रहा था, तो इस तरह से वो इंडियन प्रोडक्ट को इग्नोर करते करते चले जा रहे थे और हमारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो धीरे धीरे अपना व्यापार खोते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहा था उनका व्यापार। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ 1813 अलाउड वन वे ट्रेड फॉर द ब्रिटिश, एज ए रिजल्ट द इंडियन मार्केट्स फ्लडेड विथ चीप एंड मशीन इम्पोर्ट। तो ये वन वे ट्रेड होने के कारण क्या होता है, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस्ट करते हैं क्या, फॉरेन एज वेल एज होम मार्केट। इनका फॉरेन मार्केट और होम मार्केट दोनों ख़त्म हो जाता है। फॉरेन मार्केट कैसे ख़त्म होता है, तो फॉरेन मार्केट इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको बाहर कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ता था, यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते वक्त भी इनको कोई ड्यूटी नहीं पे करना होता था। लेकिन जबकि जो इंडियंस थे इनको अपना सामान यहाँ से बाहर भेजने के लिए ड्यूटी पे करना होता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक, और बाहर का सामान मंगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता था। तो इस वजह से इनका जो प्रोडक्ट था वो हाई प्राइस हो जा रहा था, तो लोग इस प्राइस पे ना लेके जो ब्रिटिशर्स के चीप प्राइस थे उस पे वो सामान खरीदना शुरू किए थे और धीरे धीरे इनका व्यापार बाहर भी ख़त्म हो गया और अंदर भी ख़त्म हो गया। फिर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमारे 3 सिस्टम लेके आए गए थे, परमानेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम। ये जो चेंजेस लेके आए गए थे, सिस्टम लेके आए गए थे, ये इसलिए लेके आए गए थे ताकि जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो अपने रेवेन्यू को और इंक्रीज़ कर सके। तो 3 सिस्टम यहाँ पे दिए हुए, उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है परमानेंट सिस्टम। अब परमानेंट सिस्टम कौन लेके आया था, तो उसको लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि लॉर्ड परमानेंट सिस्टम किसके द्वारा लेकर आया गया था, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लेकर आया गया था। इसमें क्या होता है, इसको परमानेंट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी और जमींदार के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, जबकि टेनेंट एकदम फ्री रहते हैं। टेनेंट से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक लैंड ऑफ पीस पे जो इंग्लिश होते हैं वो जमींदार के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमको फिक्स इतना रेंट चाहिए, परमानेंटली वो फिक्स रहता है कि हमको इतना रेंट चाहिए इस ज़मीन से, इसलिए उसको कहते हैं परमानेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश और जमींदार के बीच में रेंट फिक्स होता है, लेकिन जमींदार और टेनेंट के बीच में कोई रेंट फिक्स नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश और जमींदार के बीच में 10/11 का रेंट फिक्स है। मतलब जो अगर ज़मीन का जो 11 भाग है उसमें से 1 भाग जमींदार रखेगा और 10 भाग वो कंपनी को रेंट पे देगा। तो ये कंपनी और जमींदार के बीच में फिक्स हो गया है, लेकिन जमींदार और टेनेंट के बीच में कुछ फिक्स नहीं होता था। तो जो इंग्लिश थे वो तो अपना फिक्स अमाउंट लेते थे, लेकिन जो जमींदार होते थे वो एक्स्ट्रा लेते थे टेनेंट से। इस तरह से टेनेंट का एक्सप्लॉयटेशन होता था और टेनेंट परेशान रहते थे, ठीक है। तो इनसे एक्स्ट्रा लेने के बाद जमींदार अपने पास एक्स्ट्रा वाला रख लेते थे और जो इनका फिक्स वाला पार्ट है वो उनको दे देते थे। तो इस तरह से किसान परेशान हो जाते थे। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था परमानेंट सिस्टम, तो ये हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कहाँ कहाँ परमानेंट सिस्टम लगा था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगा था। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि परमानेंट सिस्टम में किसके किसके बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ था, तो वो होता है इंग्लिश और कंपनी और जमींदार के बीच में। और इसलिए इसको परमानेंट सिस्टम कहते हैं क्योंकि कंपनी और जमींदार के बीच में रेंट फिक्स था, परमानेंट था कि इतना ही देना है, इसलिए कहते हैं इसको परमानेंट सिस्टम। ठीक, कौन लेके आया था इसको, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेके आया था इस सिस्टम को। उसके बाद है रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इसको कौन लेके आया था, इसको लेके आया था थॉमस मुनरो, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो। इसमें क्या होता है, रैयत का मतलब होते हैं टेनेंट्स, जो किसान होते हैं उनको रैयत कहा जाता है। और रैयतवाड़ी सिस्टम से समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम था वो सीधे एग्रीमेंट रैयत से होता था, किसानों से होता था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में जो कंपनी होती थी वो डायरेक्ट एग्रीमेंट करती थी टेनेंट के साथ, ना कि जमींदार के साथ, ठीक है, जमींदार इसमें बीच में नहीं थे। तो एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसमें क्या बदलाव आए थे, ठीक है। तो इसमें जमींदार बीच में नहीं थे, डायरेक्ट एग्रीमेंट होता था कंपनी और टेनेंट के बीच में। और उसमें एक पर्टिकुलर ज़मीन टेनेंट को दी जाती थी 25 साल, 30 साल से ऊपर नहीं होता, 30 साल के अंदर की कोई भी डेट की पर्टिकुलर एक ज़मीन दी जाती थी उनको, ठीक है। उसके बाद उनसे रेंट फिक्स होता था कि जो भी आपका ग्रॉस प्रोडक्ट है उसका 55% आपको रेंट देना है, 55%। तो ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो ये बॉम्बे एंड मद्रास में हुआ था, बॉम्बे एंड मद्रास में हुआ था। उसके बाद आता है महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब होता है एक विलेज, ठीक है, एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, उसको कहते थे महल। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, जिस तरह से परमानेंट और रैयतवाड़ी में किसान पे कर रहे थे ना, एक इंडिविजुअल किसान रेंट पे कर रहा था, लेकिन महलवाड़ी में क्या होता था, जो कंपनी होती थी वो पूरा रेंट किसी एक गांव से लेती थी,
पूरे गांव पे अगर मान लो लगा दिए 55% टैक्स चाहिए, तो पूरे गांव पे था, पूरा गांव मिला के 55% टैक्स देगा। ठीक, अब वो जमींदार के ऊपर डिपेंड करता है, या हेडमैन, जो गांव पंचायत के जो हेडमैन होते थे उन पे डिपेंड करता है कि वो किससे कितना रेंट लेंगे। लेकिन कंपनी को या तो एक गांव से या 3-4 गांव को मिला के एक फिक्स रेवेन्यू सेट किया हुआ रहता था कि हमको इस गांव से इतना रेंट चाहिए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट थे पर देख लेते हैं। रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ महल, प्रोड्यूस ऑफ महल। ठीक है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसके हिसाब से रेवेन्यू डिटरमाइन किए जाते थे। ईच इंडिविजुअल गेव हिज शेयर ऑफ टैक्स, हर इंडिविजुअल अपने हिस्से का टैक्स देता था और उन सबको कलेक्ट करके जो मुखिया थे वो जाके पहुंचाते थे वहाँ इंग्लिश कंपनी के पास तक। पहले स्टार्टिंग में 66% था, बाद में 50% हो गया। तो जो महल सिस्टम है इसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स नहीं आता था, पूरे गांव के ऊपर टैक्स आता था। पूरा गांव मिला के एक अमाउंट देता था कंपनी को। महलवारी सिस्टम कहाँ कहाँ लगा था, तो ये लगा था गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट वाला जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ, और सेंट्रल इंडिया में। तो ये 3 चीज़ था सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में। इसमें याद रखने वाली बात है कौन इंट्रोड्यूस किया था और इसमें क्या क्या होता है। फिर आता है थर्ड फेज, एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि थर्ड फेज तक आते आते ब्रिटिश इंडिया को एक मार्केट बना के छोड़ देते हैं। ये इनके लिए अब एक मार्केट हो गया था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलता था मशीन मेड, वो इंडिया में लाके डंप कर देते थे सस्ते माल को। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश मेड इंडिया अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ फूड स्टफ और रॉ मटेरियल्स। ठीक, यहाँ से बस रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट लाके यहाँ पे डंप करेंगे। और वो जो फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे वो इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले सस्ते होते थे। उसके बाद कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज शार्पली। तो कुछ इंडस्ट्रीज उस वक्त शुरू हो गए थे, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री शुरू हो गया था, उसके बाद शुगर इंडस्ट्री शुरू हो गया था, शुगर हो गया था, कॉटन टेक्सटाइल शुरू हो गए थे, जूट टेक्सटाइल शुरू हो गया था। तो ये सारी कंपनी इंडस्ट्रीज़ थोड़ा थोड़ा करके बनना शुरू हो रहा था उस वक्त। उसके बाद रेलवे आया था 1853 में, रेलवे आया था। ये कहाँ से कहाँ तक चला था पहली बार, बॉम्बे से थाने, बोरीवली से थाने तक पहली बार ट्रेन चली थी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया था 1853 में। तो ये जो फेज़ है इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स। ठीक, उसके बाद आता है सोशल इम्पैक्ट, कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है इनका। अभी तक हम देखें इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट होता है, तो इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर में ये हैवी टैक्स लगाते हैं, हैवी टैक्स लगाते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। फिर कहीं कहीं ये इंडिगो प्लांटेशन के चक्कर में हमारे कितने एग्रीकल्चर को ख़राब कर चुके थे, ऊपर से हैवी टैक्स लगता था। तो इन सब हैवी टैक्स की वजह से हमारे किसान भी परेशान थे। फिर हमारा जो मार्केट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, मर्चेंट, क्योंकि इनका जो फॉरेन मशीन प्रोडक्ट आता था इंडिया में, उसकी वजह से हमारे जो मर्चेंट थे वो बाहर का मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों को ख़त्म कर चुके थे। ये हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जितने थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ठीक है, जो हमारा इंडियन स्किल था वो सब ये लोग ख़त्म कर दिए थे और अपना स्थापित कर दिए थे इंडिया में। तो इस तरह से हमारे इकोनॉमिक को तो डिस्ट्रॉय किए थे वो। अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में क्या क्या करते हैं ये, पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ सती। 1829 में ही सती प्रथा ख़त्म करते हैं। ये तो चलो कुछ अच्छे अच्छे काम भी कर रहे थे, लेकिन ये हमारे इंडियंस की नज़र में ये ऐसा सोच रहे थे इंडियंस कि ये हमारे सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे प्रथा को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहला आया था एवोल्यूशन ऑफ सती 1829 में। फिर विडो रीमैरेज आया था 1856 में, विडो रीमैरेज 1856 में। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड आया था 1804 में। ये सारे एक्ट है ना, 1804 में आया था फीमेल इन्फेंटिसाइड का। उसके बाद आया था कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट 1872 में पहली बार आया था, जिसको शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा अलग अलग साल में ये इसको चेंज किया गया। कभी 12 साल लड़कियों का हुआ, 14 साल लड़कों का हुआ, फिर 14 लड़कियों का हुआ, 16-17 लड़कों का हुआ, अब 18 और 21 चल रहा है। 18 लड़कियों का और 21 लड़कों का चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग चेंजेस लेके आए गए थे। उसके बाद क्या आया था सोसाइटी में चेंज, तो आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वेयर बॉट बाय द ब्रिटिश। पहले हमारे जो सोसाइटी थी उसमें कास्ट सिस्टम बहुत था, कास्ट को लेके बहुत लोग रिजिड थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए, मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में, आंदोलन शुरू हुए, तो लोग एक दूसरे से मिलना शुरू हुए। जब मिलना शुरू हुए तो एक दूसरे से बातचीत हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, लोग एक दूसरे को पहचानने लगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जो कास्ट का जो इनके दिमाग में भरा हुआ था वो धीरे धीरे करके अब लूज होने लगा। लोग एक दूसरे से मिलने लगे, लोगों को लगा कि यही समस्या हमारे साथ भी, यही समस्या उसके साथ भी है। तो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के साथ लायबल होने लगे। ठीक है, फिर इनके अंदर इक्वलिटी की भावना आई, लिबर्टी की आई, फ्रीडम की आई। और फ्रीडम जैसे रसिया, और उस वक्त रसिया में चल रहा था, वियतनाम में चल रहा था लड़ाई, तो
उन सब से इनको लग रहा था कि हम भी फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स उस वक्त आए, ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन के अंदर आए थे। फिर उसके बाद क्या आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन सोसाइटी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज वेयर इग्नोर्ड। फिर इंग्लिश क्या करने लगे, जो ब्रिटिश थे वो अपना कल्चर थोपने के लिए हमारे ऊपर वो सोचे कि एजुकेशन में चेंज लाना शुरू किए। तो जब एजुकेशन में चेंज लाना शुरू किए तो वो ये चाहते थे कि हम लोगों को इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाए ताकि उनके लिए हम सस्ते पेमेंट पे काम कर सकें, क्योंकि उनको काम कराने के लिए अगर इंग्लैंड से लोग को लेके आते तो हैवी पेमेंट देना पड़ता था उनको। तो ये चाहते थे कि इंडियंस को थोड़ा सा लिटरेट करो और थोड़ा सा एजुकेट करो ताकि ये हमारे ऑफिस वर्क में हेल्प कर सकें और सस्ते पेमेंट में कर सकें। तो उसके वजह से ये जो हमारा लोकल लैंग्वेज था उसको इग्नोर करके जो इनका इंग्लिश लैंग्वेज था उस पर ये काम करना शुरू किया और सोसाइटी को उस तरफ चेंज करना शुरू कर दिए। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, जिसमें पढ़ाई के लिए सेंक्शन किया जाता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसके लिए किया जाता? तो ये वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करने के लिए किया जाता था। वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स थे वो 1781 में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किए थे ताकि मुस्लिम लॉ की पढ़ाई हो सके, ठीक है, और कुछ लोग इनके साथ इनके सिस्टम में आ सकें, जुड़ सकें मुस्लिम लॉ की पढ़ाई करने के बाद, ताकि लॉ बनाने में आसान हो। तो 1871 में वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश करते हैं। वहीं जोनाथ डक्कन जो थे, जोनाथ डक्कन DUNCAN डक्कन, ये सरस्वती कॉलेज जो थी, संस्कृत कॉलेज शुरू किए थे 1781 में बनारस में ना, बनारस में शुरू करते हैं संस्कृत कॉलेज 1791 में। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा बनाते हैं, 91 में संस्कृत कॉलेज बनता है। फिर आता है वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया किसको कहते हैं, तो वो वुड डिस्पैच को कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाती है। कब? 1857 में। कहाँ? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। कभी एग्जाम में पूछ सकता है, अलग अलग सिटी का नाम दे देगा कि कहाँ यूनिवर्सिटी खोली गई थी वुड डिस्पैच के अंदर, तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी खोला गया था 1882 में। कहाँ? पंजाब में यूनिवर्सिटी खोली गई थी, ठीक है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस वक्त थोड़ा सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे थे। ये लुसेंट का पेज है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर के नाम दिए हुए। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तो एक बार इसको नज़र डाल देते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त सोशल रिफॉर्म में चल रहे थे, उसके लीडर कौन कौन से थे। तो सब याद नहीं रखना, जिसको रेड से टिक लगाया हुआ है उन सबको याद रखना है, ठीक है। तो पहला था आत्मीय सभा कलकत्ता में शुरू हुआ था 1815 में। इसको शुरू किए थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज, इसको भी राजा राम मोहन रॉय शुरू किए थे। उसके बाद तत्वबोधि सभा, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू किया था। उसके बाद निरंकारी, तो निरंकारी पंजाब में शुरू हुआ था, दयाल दास इसको शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन शुरू किए थे, जो कि बाद में 1866 में जब ब्रह्म समाज स्प्लिट हुआ था तो केशव चंद्र सेन अपना अलग ब्रह्म समाज बनाए थे, उसको कहते थे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। उसके बाद है प्रार्थना समाज, जो आत्माराम पांडुरंग शुरू किए थे और वो केशव चंद्र के साथ मिलकर शुरू किए थे, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद है आर्य समाज को सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था इनको। उसके बाद है साधारण ब्रह्म समाज, इसको आनंद मोहन बोस शुरू किए थे। ये केशव चंद्र से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज शुरू किए थे। उसके बाद है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन शुरू किया था? तो ये MG रानाडे शुरू किए थे। फिर है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से और उनके लीडर्स थे, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पेज लुसेंट में मिल गया था, अच्छा, तो इसलिए इसको यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा। और बाकी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में इतना ही था जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।